दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं ममता चंदेल जी, जो राइटर हैं, जर्नलिस्ट भी उन्होंने करियर के रूप में शुरू किया, साथ ही साथ बाई प्रोफेशन वो टीचर भी हैं और समाज के हर मुद्दे पर उनकी एक राय है। हर मुद्दे को लेके वो कुछ ना कुछ लिखती रहती हैं। अभी उनकी एक कविताओं की पोइट्री बुक प्रकाशित हो चुकी है, दूसरी प्रकाशन की दिशा में है जिसके लिए वो काम कर रही हैं। तो इन बातों पे आज हम बात करेंगे ममता जी के साथ, और कैसे उनकी लेखन की यात्रा शुरू हुई, समाज के प्रति वो क्या अनुभव कर रही हैं, क्या चुनौतियां हैं महिलाओं को लेकर इस सोसाइटी में, और जो महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है वो कहाँ पे है। ममता जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कैसे आपका अपना करियर शुरू हुआ लेखन की दिशा में? मैं लेखन कहूँ तो लिखने का शौक़ बचपन से था, बट कभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे राह एक नहीं मिल रही थी कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कि कोई मुझे बताए कि मैं कोर्स करूँ या ना करूँ। तो आई वॉज़ वेरी कन्फ्यूज्ड एज अ टीनेजर। बट हाँ, ग्रेजुअली आई गेस जब कोई रास्ता नहीं होता है तो ऊपर वाला एक नया रास्ता दिखा देता है। तो मुझे भी कुछ ऐसे लोग आसपास मिले और पहला मैंने जब फेसबुक पे अकाउंट बनाया था तब मैंने अपने फेवरेट राइटर्स को फॉलो करना शुरू किया। तो मेरा ये शुरू से कोशिश रहता था कि हम हर किसी की पर्सनल विंडो पे जो फेमस राइटर्स हैं उनके पास जाके कुछ मैं पूछूं अपने लिए टिप्स। तो आई एम वेरी लकी कि एक बुक फेस्टिवल में मतलब आई केम अक्रॉस सम राइटर्स, तो उन्होंने मुझे कुछ टिप्स दी, तो मैंने कोशिश करके अपना टूटा फूटा लिखना शुरू किया था। एंड हाँ, जब मैंने भेजना शुरू किया न्यूज़पेपर्स में, लखनऊ के हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया में, कई ऑनलाइन साइट्स में मैंने भेजना शुरू किया, तो जब मेरा पहला वो पब्लिश हुआ वो, तो दैट वाज माय हैप्पीएस्ट, लाइक आई वाज वेरी वेरी हैप्पी। तो मुझे लगा कि हाँ, शायद मेरी कोई पहचान बन सकती है। तो ग्रेजुअली उस पर रिफ़ाइन करना शुरू किया, उसको फील करके, इमोशंस को फील करके मैंने लिखना शुरू किया। और मैंने जितना जाना, मुझे लगा कि अगर एज अ राइटर, एज अ लेखक, अगर हम जो लिखते हैं उस इमोशन को अगर हम पढ़ने वाले रीडर तक पहुंचा सकते हैं, वो उस इमोशन को पढ़ के अगर कोई रो जाता है या उसको फील कर सकता है, तो आई गेस मेरे लिए वो सबसे बड़ा अवार्ड है। अच्छा। तो बस मैंने मेरा पहला जर्नी, मैंने पोइट्री भेजी थी और एक न्यूज़पेपर आगरा के डीएलएम, वहाँ के एडिटर ने मेरा पोइट्री पढ़ा एंड उनको रोना आ गया। वो मैंने अपने पापा के लिए लिखी थी। उनको बहुत ज़्यादा रोना आ गया एंड उन्होंने तुरंत मुझे कॉल किया कि ममता, हम तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं। तो हमारा तब से जर्नी शुरू हुआ। मैंने वहाँ पे लगभग 6 महीने काम किया था। अच्छा। सो दैट टाइम कुछ फैमिली डिस्टर्बेंसेस, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी थी कि मुझे वो जॉब छोड़ना पड़ा। बट हाँ, मेरी राइटिंग की जर्नी कंटिन्यू रहती रही। जी हाँ, शुरुआत हो गई थी, बट वो प्रोफेशनल मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया था। तो मैं लिखते रहे और हाँ, सम टाइम बाद मेरा पहला बुक 2017 में पब्लिश हुआ था, नॉस्टैल्जिया के नाम से। अच्छा। उसके बाद मैंने इंग्लिश में है वो? इंग्लिश की वो पोइट्री है। फिर मैंने स्याही.com एक ऑनलाइन वेबसाइट है, उस पे मैंने लिखा। स्टोरी मिरर, ऐसी कई ऑनलाइन साइट्स हैं। इंग्लिश में लिखती हैं? इंग्लिश में, हिंदी में। अच्छा। उर्दू भी सीख रहे हैं। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें सीखते तो अभी तो कई तरह की साइट्स के लिए लिखते रहते हैं। मेरा खुद पे एक इंस्टा का पेज है राइटिंग का, @मोना राइट्स। अच्छा। एंड फेसबुक पे भी मेरे नाम का एक पेज है राइटिंग का, बुक का ब्लॉग है। तो उन सब जगह हम लिखते रहते हैं, हर जगह शेयर करते रहते हैं। लोग पूछते हैं आपको क्या मिलता है, क्यों लिखते हो, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए लिखते हो? बट मुझे लगता है कि हम खुद के सुकून के लिए लिखते हैं, और मेरी राइटिंग पढ़ के, अगर जाहिर सी बात है, अगर कोई फॉलोअर बढ़ रहा है तो वाई नॉट। अच्छा। क्या विषय आपको ज़्यादा प्रेरित करते लिखने के लिए? आई गेस आई एम मोर ऑफ अ सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन। तो कहते हैं ना कि अगर अंदर आप में एक जुनून है, एक आग है कुछ करने की, वो नेवर गिव अप स्पिरिट, वो वॉरियर स्पिरिट जिसे कहते हैं, तो वो मुझ में एक अंदर एक ऐसी चीज़ है कि हम किसी को दबा हुआ नहीं देख सकते। तो मुझे लगता है कि ऐसे कई फीडबैक मुझे मिले हैं कि जब मैंने कुछ ऐसी मोटिवेशनल राइटिंग्स लिखी हैं, तो जो भी लोग जिस भी दौर से गुजर रहे होते हैं वो मेरे इनबॉक्स में आके मैसेज करते हैं कि आपकी राइटिंग से मुझे ऐसी हेल्प मिली। तो उनमें एक नया, एक इंस्पिरेशन, एक नई उम्मीद जागी। तो आई गेस मेरे लिए वो सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ी उम्मीद और एक अवार्ड होता है। हाँ। तो वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर हम किसी भी तरीके से किसी के चेहरे पे एक स्माइल ला सकें, या किसी की लाइफ में अगर हम एक उम्मीद जगा सकें, तो व्हाई नॉट।
फिर वहाँ से आपका टीचिंग की तरफ करियर बढ़ा? टीचिंग, हाँ जी सर, साइड में जॉब तो ऑफ कोर्स चाहिए ही था मुझे। तो आई हैड बिन स्ट्रगलिंग कि कोई ना कोई मेरे पास जॉब होना चाहिए। और टीचिंग में हम कैसे आए कि मुझे लगा कि फैमिली के साथ मेरी अर्ली मैरिज हो गई थी और मेरा बेटा बहुत छोटा था, तो मुझे लगा कि बेटे को फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी है, बट हाँ साइड बाय साइड जॉब होना ज़रूरी है। आई ऑलवेज़ वांटेड टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, थैंक्स टू माय मदर। मैंने अपनी माँ से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं कि अपने में अपने पैरों पे खड़े होना मजबूत बहुत ज़रूरी है। चाहे शादी हो ना हो, कैसे भी हालात हो, आप किसी पे डिपेंड नहीं होने चाहिए। तो मैंने ये उनसे सीखा। तो मैंने सोचा कि हम साइड में जॉब करेंगे और फैमिली के साथ टीचिंग ऐसा जॉब था कि 8 घंटे जॉब करके हम घर आके अपने बेटे को देख सकते हैं। तो दैट्स हाउ टीचिंग की जर्नी शुरू हुई। और टीचिंग में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि एक तो मुझे किताबें पसंद हैं, मुझे लोग पसंद हैं, स्टूडेंट्स पसंद दोनों हैं, मिल रहे वहाँ। तो दोनों वहाँ पे मिल रहे थे। तो अगर हम कहीं भी नहीं होते थे पूरे स्कूल में, तो लाइब्रेरी में हम हमेशा मिल जाते थे। तो दिस इज़ हाउ जैसे जैसे मैंने पढ़ाना शुरू किया, छोटे ग्रेड से बड़े ग्रेड थे, तो आपस में जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होता है बड़े स्टूडेंट्स के साथ, तो यू फील कि आप एक सेम माइंडसेट वाले लोगों से बात कर रहे हो, तो आपकी खुद की भी नॉलेज अपग्रेड होती है। तो हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी भी मैंने जैसे स्कूल को छोड़ा है, वहाँ मैंने 4 साल बिताए कैंट में। दैट इज़ वन ऑफ माई बेस्ट प्लेसेस जहाँ मैंने काम किया है। एंड वहाँ जिसके गाइडेंस में मैंने काम किया, ऐसे कई लोग हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। तो बट यस, कहते हैं ना कि घर से इंस्पिरेशन शुरू होता है, तो घर से सबसे पहला इंस्पिरेशन मेरी माँ ही रही है। और अभी भी शी हैज़ बिन ऑलमोस्ट वेरी सपोर्टिव। तो फिलहाल अभी तो जॉब का ब्रेक हो गया है, बट ठीक है, लेखन जारी है। लेखन जारी है और जॉब भी मिल जाएगी। आप जर्नलिस्ट के रूप में भी आपने काम किया, टीचिंग के रूप में काम किया, दोनों ही समाज के अलग अलग माध्यम है जी। क्या महिलाओं की जो स्थिति है उसके विषय में क्या अनुभव करती हैं, क्या आपने देखा है? मैंने देखा है कि महिलाओं में अभी भी पूरी तरीके से उनमें अंदर से एक विल पावर जिसे कहते हैं कि उनमें एडजस्टमेंट हम लोगों में ऐसा इनबिल्ट कर दिया जाता है कि आपको किसी भी हालत में कैसे भी करके एडजस्ट करना है, ये आपको सिखा दिया जाता है। तो इस वजह से कई बार क्या होता है कि किसी के कोई अगर दिक्कत, कोई प्रॉब्लम चल भी रही होती है, वो अपने पैरों पे खड़ा भी होना चाहता है, बट सो कॉल्ड सोसाइटी की लोग क्या कहेंगे, तो इस चक्कर में लोग क्या कहेंगे वो अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचते हैं। और उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में, मैंने ये नहीं कहा कि शादी कोई बुरी चीज़ है या हैविंग अ पार्टनर इज़ बैड, नो, बट अगर आप ऐसे माहौल में हो जहाँ पे आप खुद जी नहीं पा रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपको एक बार अपने बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि लाइफ हमें एक बार ही मिलती है। हम इंश्योरेंस तो करा लेते हैं, बट हमारा शरीर दोबारा हमें नहीं मिलता है। महिला सशक्तिकरण की बहुत बातचीत होती है और कहा जाता है कि महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हों, उनको बड़ी आज़ादी मिल गई है। आप क्या अनुभव करती हैं कि जितना कहा जाता है आज़ादी उस दिशा में है या अभी ज़रूरत और है कुछ? अभी बहुत बाकी है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। और मेरे ख्याल से कोई कितना भी कुछ भी कहे, लेकिन जब तक हम खुद से नहीं कोशिश करेंगे तो हमें जो लोग सपोर्ट करना चाहते भी हैं वो हमारी मदद नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें खुद को सपोर्ट करना है, तब बाहर वाले हमें तभी सपोर्ट कर सकते हैं। मेरे लिए भी वहाँ से बाहर निकलना बहुत ही बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, बट हाँ, मैंने भगवान पे बहुत हम भरोसा रखते हैं, अपने आप पे भरोसा रखते हैं। इवन जब कभी भी हम डीमोटिवेट होते थे तो हम कहते थे कि नहीं, हम यहाँ से निकलेंगे और मुझे कुछ बड़ा करना है। आई हैव ऑलवेज बिन वेरी एम्बिशियस। तो बस सालासर बालाजी की कृपा है कि मैंने जो सोचा वहाँ से मैंने पार लगाया और अपने बेटे को भी उसी मार्ग दिशा पे लेके चल रहे हैं। और अभी भी मतलब काफ़ी कुछ हम अचीव करना चाहते हैं। तो ओवरऑल लाइक जॉब एक्सपीरियंस मेरा 14-15 साल हो चुका है। तो अगर हम इससे बेहतर कुछ करना चाहते हैं तो कोशिश करनी पड़ेगी, और वो अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो कोई आपको ऊपर नहीं उठा सकता। जी, आगे बढ़ने के लिए खुद की अपनी कोशिश करनी होती है। ममता जी का ये मानना है। अच्छा, जब सिंगल एक पेरेंट्स की चर्चा होती है, बात होती है, बहुत सारी, ये ठीक है कि अब माहौल बदल चुका है, लोगों का सोचने का नज़रिया बदला हुआ है, पहले जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी अभी चुनौतियाँ ख़त्म नहीं हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी मतलब अगर मैं कहूँ कि जो बात हम इक्वालिटी की करते हैं कि ठीक है, ये आदमी है, ये औरत है, मेल फीमेल हम सब बराबर हैं, बट जब हम दुनिया में बाहर निकलते हैं और इवन इफ़ अ सिंगल पेरेंट, तो अगर एक आदमी एक सिंगल पेरेंट होगा या वो सिंगल भी होगा तो उससे उतने सवाल नहीं पूछे जाते हैं जितने अगर मैं कहूँ मैं सिंगल पेरेंट हूँ या मैं सिंगल हूँ, तो उस पर सबसे पहले लोग
लोगों का माइंड वो सीधे आपको जज करेंगे कि शायद आपने ही अपने घर को बनाने के लिए कोशिश नहीं करी होगी। सबसे पहले सोसाइटी हमें अज्यूम कर लेती है, क्वेश्चन मार्क सबसे पहले आ जाता है। अगर यही सेम सिचुएशन किसी आदमी के साथ हुई होगी तो वो शायद उतने सवाल नहीं करेंगे, बट क्योंकि हम सिंगल पेरेंट हैं और अगर वो हमारा पर्सनल चीज़ें जानते हैं तो सबसे पहले उनको लगता है बिना जाने किसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना या बिना जाने जज ही क्यों करना। हम कोई मैजिस्ट्रेट की डिग्री किसी ने नहीं ली हुई है, एक जज बैठा है सबसे बड़ा ऊपर वाला, उसको जज करने दो। तो सोसाइटी एक दूसरे को जज करने चली आती है और वो सीधे आप पे क्वेश्चन मार्क लगा देती है कि शायद आपकी गलती हुई होगी जो आप नहीं घर संभाल पाए, या आपकी जो भी सिचुएशन है वो केवल आपकी गलती की वजह से है। तो मुझे लगता है ये बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होती है सिंगल पेरेंट्स के लिए। आगे जो आपके लेखन के विषय हैं, क्या आप प्लान कर रही हैं आगे? आगे मैंने सोचा है, मेरे बहुत सारे कोट्स हिंदी इंग्लिश में हो गए हैं, हम शायरी भी लिखते हैं, कविता भी लिखते हैं हिंदी इंग्लिश में, तो मैंने सोचा है उन सबको कंपाइल करके एक कोट्स और शॉर्ट लाइनर्स की एक बुक डेफिनेटली एक आएगी। बाकी एक फिक्शन बुक पे भी हम थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। अच्छा। थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि किसी भी जल्दबाजी में हम नहीं जाना चाहते, एंड डेफिनेटली मेरा सपना है कि किसी बड़े ब्रांड के साथ मैं अपनी बुक को पब्लिश करूं, चाहे वो पेंगुइन हो या ब्लूम्सबेरी हो। सो डेफिनेटली, और कुछ बड़े बड़े ऑथर्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, तो उनके गाइडेंस में ऊपर वाले की कृपा रही, आप सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद रहा तो मतलब ये तो ज़रूर है कि हम वो सब मिल जाएगा। इसी साल कुछ नया पढ़ने को मिलेगा। बिल्कुल। तो चलते चलते हमारे दर्शकों से कुछ और कहना चाहते हैं? खैर, हम ये कहना चाहते हैं कि आपको जब भी कोई भी ऐसा लगे कि कोई आपसे कह रहा है कि आपके सपने नहीं पूरे होंगे या आप कुछ बड़ा सोच रहे हैं, छोटा सोचना चाहिए, तो मुझे लगता है कि हम जब कुछ सोचने की तरफ अपना मार्गदर्शन करेंगे, जब हम सोचेंगे तभी हम उसकी तरफ काम करने की शुरुआत कर सकते हैं। अगर मैंने सोचा ही नहीं तो वो चीज़ कैसे हमारी रियलिटी में आ सकती है। तो बड़ा सोचने से रुकना नहीं चाहिए और मेहनत करके आगे बढ़ते रहने चाहिए। तो कहते हैं ना कि अगर आप शिद्दत से चाहोगे तो खुदा सब कुछ आपको दिला देगा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया ममता जी। धन्यवाद। और सभी साथियों, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए, हम ऐसे ही नए नए लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे। तो एक बार फिर से बहुत शुक्रिया।